दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं अपने। वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस के इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट सेकंड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस हमारे इस यूनिट में हमारे 3 लेसन हैं। तो आज हम करेंगे हमारा लेसन फर्स्ट, बेसिक फीचर्स का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज ऑफ एनी कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, किसी भी कंट्री का जो संविधान होता है वो क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। तो उसमें होते हैं रूल्स, लॉज। इन चीजों का कॉम्पिलेशन यानी कि संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है रूल्स एंड लॉज को एक जगह पे किसी भी कंट्री के, और जो इकट्ठा किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज रन स्मूथली। जिसके बेस पर, किसके बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो कंट्री है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है या जो भी रूल करता है उस कंट्री पे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही वो बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छे से, यानी कि सारी चीजें उस देश में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अराइज इन 3 सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थिति, 3 सर्कमस्टांसेस, 3 क्राइटेरिया में ऐसा होता है जब डिमांड आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम पहले 3 सर्कमस्टांसेस पढ़ते हैं, वैसे कौन से 3 सर्कमस्टांसेस हैं जिससे ये होता है। फर्स्ट है हमारा ड्यू टू मिलिट्री रिवॉल्ट और सिविल वॉर। रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह, यानी कि जो भी लड़ाई युद्ध वगैरह होते हैं उस सर्कमस्टांस में। ड्यू टू फॉरेन स्लेवरी, फॉरेन स्लेवरी यानी कि जिसे हम विदेशी गुलामी कहते हैं, यानी कि जब जैसे ब्रिटिश ने आकर इंडिया पे रूल किया था, और कह सकते हैं जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं तो उसका कर्ज वगैरह, इन सब चीज़ों का लिंक है फॉरेन स्लेवरी से। इनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है। सोशल रिवोल्यूशन यानी कि सामाजिक क्रांति, यानी कि जो भी सोसाइटी में रिवोल्यूशन चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है हमें। दीज आर दी रीज़न अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रीजंस है जिसकी वजह से एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन, क्लैरिफाइज डिसीजन मेकिंग पावर, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोवाइड द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन्स एंड इट्स मीन्स अ इंक्रीजिंग साइनर्जी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबॉलिश यानी कि खत्म करता है, फिनिश कर देता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव होता है, जो लोगों के बीच में भेदभाव होता है, जो भी सामाजिक भेदभाव वगैरह है, उन सब चीज़ों को फिनिश कर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद वो क्लैरिफाई भी करता है, क्लियर करता है इस बात को। डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि हर पर्सन को उसके डिसीजन लेने का हक है। लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। और जो बेसिक आइडेंटिटी है सिटीजन्स की, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, उनकी बेसिक आइडेंटिटी यानी उनकी जो आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसी सब की वजह से जो है इंक्रीज साइनर्जी यानी कि तालमेल बढ़ता है, किस चीज़ के बीच में, लोगों का गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सब का लिंक होके इन सब चीज़ों में एक बैलेंस बनता है। साइनर्जी यानी कि एक बैलेंस को बढ़ावा मिलता है। अब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution is a statutory document in which the complete information about all the rules and regulation governing the governance of the country. Statutory यानी कि कानूनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कानूनी, विधानिक, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें, जो कानूनी डॉक्यूमेंट है यानी कि कानूनी दस्तावेज है जिसमें रूल्स, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रूल्स रेगुलेशन के बारे में, कि किस तरीके से जो कंट्री को जो चला रहा है, जो गवर्नमेंट है या जो उसे रूल कर रहा है, उसे किस तरीके से करना चाहिए, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन करना है, इन सब की जो जानकारी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 20 to 30 ईयर्स। जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी को लेके हम इतनी मेहनत की गई है, स्ट्रगल किया गया है, वो 20 से 30 साल तक का था। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत स्ट्रगल्स, कोशिशों के बाद वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर जो मेंबर्स थे
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो 389 मेंबर्स थे। इनकी एक असेंबली थी, सभा थी, इन लोगों जो भी इसमें मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। 292 मेंबर्स केम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। जो 292 मेंबर्स आए थे वो आए थे ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया यानी कि इंडिया का वो पार्ट जहाँ पर ब्रिटिश लोगों का शासन था, रूल था, जहाँ पे ब्रिटिश लोग रूल करते थे, वहां से। 93 मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। 93 मेंबर्स जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें थी, वहां से आए थे। यानी जैसे कि ब्रिटिश इंडिया था जहाँ पे ब्रिटिश लोग रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राजा वगैरह थे उनका था, जो रियासतें होती थी। 4 मेंबर्स फ्रॉम द चीफ कमिश्नर एरिया। जो 4 मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर एरिया से थे, और वो एरियाज थे हमारे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। यहाँ से हमारे 4 मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक अबाउट 3 years टू फॉर्मुलेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो सभा थी, यानी कि जिन लोगों ने बनाया था, उन्हें 3 years लग गए थे फॉर्मुलेट यानी कि तैयार करने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में 3 साल का टाइम लगा था। देयर वर 165 मीटिंग्स, जिसको बनाते टाइम 165 मीटिंग्स हुई थी, एंड 11 सेशंस ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। 11 सेशंस और 165 मीटिंग्स हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पर। आगे है हमारा द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। यानी कि जो 165 मीटिंग्स हुई थी उसमें जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी जब ये स्टार्ट हुआ था तो वो था 9 दिसंबर 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिया का संविधान था, वो कंप्लीट हुआ था, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बताया गया था, मतलब पब्लिक को, और पब्लिकली किया गया था कब? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11th month 13 days टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिखने में लगे थे कम से कम 2 साल, 11 महीने और 13 दिन। इतना टाइम हमें लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। अब ये हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन बिलो। तो हमारा फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा गया संविधान है। सच अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज विच आर इन रिटन स्टेट इज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज है जहां पर कलेक्शन इकट्ठा किया गया है रूल्स एंड लॉज को, जो कि लिखे गए हैं। यानी कि एक बुक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें सारे रूल्स एंड लॉज लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द लाइक द मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जैसे कि जो मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, आज़ाद जो देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, जैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, उसी तरह से इंडिया ऑल्सो हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास भी अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है इंडिया का। अब हम करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, द लॉन्गेस्ट या फिर डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो एक ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि विस्तृत रूप से है, यानी कि बहुत बड़ा है, जिसे बहुत सही से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। While the Constitution of United States has the shortest constitution having only 7 articles। जबकि जब हम देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा संविधान है, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ओनली 7। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना हैज ओनली 138 आर्टिकल्स। जो चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें सिर्फ 138 आर्टिकल्स हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा हैज 11 पार्ट्स एंड 147 क्लॉज। जो कनाडा का है उसके 11 पार्ट्स, 147 क्लॉज, यानी कि 147 उसके खंड किए गए हैं। वाइल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 465 आर्टिकल्स, जिसे हम अनुच्छेद भी कहते हैं, आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। एंड 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में।
नेक्स्ट है हमारा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 395 आर्टिकल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्रिएशन यानी कि जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पर 395 आर्टिकल्स थे। ओरिजिनल जो हमारा सबसे जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स, जिसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एंड इट हैड ओनली 8 शेड्यूल्स, और जिसमें सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट देयर आर 465 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस टाइम पे 465 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे डिवाइड किया गया है 25 पार्ट्स में, और नाउ इट हैज़ 12 शेड्यूल्स, और अब उसमें 12 शेड्यूल्स हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र। सोवर्जिन का मतलब हम देखते हैं पहले। इंडिया इज अ सोवर्जिन कंट्री, इंडिया जो है वो एक सोवर्जिन कंट्री है। सोवर्जिनिटी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है सोवर्जिन का, द राइट टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, यानी कि जैसे कोई कंट्री, जैसे इंडिया सोवर्जिन कंट्री है तो उसे ये राइट है, उसके पास ये हक है कि वो अपने इंटरनल जो भी मामले हैं उस पर, और जो एक्सटर्नल भी जो डिसीजन हैं वो खुद ले सके। उसके पास, इंडिया के पास ये राइट है। ठीक है, आगे हमारा द रियल पावर ऑफ इंडिया लाइज इन द पीपल। जो रियल पावर है जो इंडिया की, वो लोगों के अंदर है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द ओपिनियन ऑफ द पीपल, क्योंकि जो इंडियन सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के मतों पे बनती है, यानी जो लोगों का ओपिनियन होता है उस पर बेस्ड होती है हमारी गवर्नमेंट। द इनिशियल वर्ड्स ऑफ द प्रीमिएबल स्टेट, जो इनिशियल वर्ड्स प्रीमियल यानी प्रस्तावना, प्रीमिएबल जो है उस स्टेट का, उसमें ये वर्ड्स लिखे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं। दैट स्ट्रिक्टली मेक इट क्लियर द पीपल आर सुप्रीम, जिसमें ये क्लियरली पता चलता है कि जो इंडिया है ना, हमारी जो कंट्री है, उसमें जो लोग हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वही सुप्रीम है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में इंडिया के लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 to 52 द पीपल एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे वो 1951 to 52 के बीच में हुए थे, जिसमें लोगों ने ये मान लिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसको वोट देने का, एंड मतलब वोट देने के लिए मान गए थे जो लोग थे वो, एंड वोटेड फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उन्होंने वोट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, जो कि पावर में आई थी। दिस पार्टी प्ले विशियल रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो ये पार्टी थी इंडियन कांग्रेस पार्टी, इसने एक विशियल रोल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, यानी इनका बहुत योगदान था, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। In every 5 years, people vote for लोक सभा एंड स्टेट असेंबलीज। हर 5 साल में जो लोक सभा और स्टेट असेंबली के लिए वोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। हु ऑल्सो अपॉइंट्स अदर प्राइम मिनिस्टर, जो कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, यानी कि योगदान देते हैं। द काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा की जो पूरी एक ग्रुप जैसे कि हम कह सकते हैं वो होता है, वो योगदान देता है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है प्राइम मिनिस्टर बनने में, यानी जिसे भी चूज किया जाता है। तो लोकसभा और जो प्रेसिडेंट होते हैं इनकी हेल्प से ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि लोकसभा का भी कंट्रीब्यूशन साथ साथ होता है। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ, सेक्युलर करेक्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। सेक्युलर करेक्टर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भेदभाव, धर्म जो रिलीजन है उसमें ना होना, रिलीजन में कोई भेदभाव ना हो। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, यानी कि जहाँ पर रिलीजन को लेके ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में। तो वो इंडिया जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स हैव अ सिमिलर नेचर। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म हैं, वो सब सेम है, सिमिलर नेचर की हैं बस। इट डिफाइंस डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, ये बताता है डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, यानी कि अनेकता में एकता को बताता है सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट है हमारा द ब्रिटिश इंडिया गॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हमारा ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में। किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे। एक था हमारा इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया था दो पार्ट में रिलीजन के बेस पे, यानी कि धर्म के बेस पर।
पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ एन इस्लामिक स्टेट, जो पाकिस्तान है उसने अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, मान लिया था। इंडिया टू रिमेन अ सेक्युलर कंट्री कंसिस्ट ऑफ मैनी रिलीजन्स, जो इंडिया है उसने अपने आप को सेक्युलर कंट्री ही माना, जिसमें सारे जो भी रिलीजन है वो सब इक्वली माने जाएंगे, ऐसा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है। जो रिलीजन है वो कौन कौन से थे, लाइक हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख्स, बुद्धास, जैन एक्सेट्रा, मतलब जितने भी रिलीजन्स थे वो सब थे इंडिया में, और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था। फिर है हमारा द सेक्युलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, जो सेक्युलर करेक्टर है, जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 के बीच में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। आगे है हमारा इंडिया डिड नॉट एड द टर्म सेक्युलर इन इट्स प्रीएमेबल। इन 42 अमेंडमेंट एक्ट द टर्म सेक्युलर was added in प्रीमिएबल। जो इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीमिएबल को हम कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें जो टर्म सेक्युलर है ना वो ऐड नहीं थी, जो ओरिजिनल था। जो ओरिजिनल जब हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेक्युलर टर्म ऐड नहीं थी, लेकिन जब उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसे चेंज करा गया, तो फिर जब 42 अमेंडमेंट एक्ट किया गया तो उसके बाद में इस टर्म सेक्युलर को ऐड किया था बाद में। आगे हमारा फिफ्थ, सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, जो इंडिया है वो सोशलिस्ट स्टेट है। दिस आइडिया इज फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4। ये जो आइडिया है, जो मतलब जो सोशलिस्ट स्टेट है, इसके बारे में पता चला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमें मिलता है। एक्चुअली द वर्ड सोशलिस्ट वॉज नॉट मेंशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। द टर्म वॉज एडेड टू द प्रीएमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था, 42 अमेंडमेंट था, जो उस टाइम पर ये टर्म ऐड की गई थी, सोशलिस्ट स्टेट। और सोशलिस्ट स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जहाँ पर जो सोवरेन हो, यानी कि जो अपने फैसले एक्सटर्नल इंटरनल सारे डिसीजंस खुद लेता हो, वो सोशलिस्ट स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज नॉट टू अडॉप्ट एन इरेलीवेंट एंड मीनिंगलेस डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो पर्पस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो उसे बना रहे थे, उनका ये पर्पस नहीं था अडॉप्ट यानी अपनाया नहीं था उन्होंने, इरेलीवेंट यानी कि अप्रासंगिक, यानी कि जो सही ना हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा मीनिंगलेस डेमोक्रेटिक को ठीक करना, बट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस इन सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है उसको, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो कंडीशन है, जो बैकवर्ड पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, उन चीज़ों को ठीक करना, उन्होंने इस पर्पज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। उनका ये पर्पज था जब वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रूल्स हैं, हमारे रेगुलेशंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम दैट इट हैज मेड क्लियर इन वेरियस केसेस इंटरप्रिटेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर वही है। ये क्लियर होती है ये बात कई ऐसे केसेस से जिसमें व्याख्या की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई बार अपने केसेस में, जो टाइम टू टाइम जो केसेस आते रहते हैं, उसमें ये बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद ही कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवेंथ, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट यानी कि जो हमारा संसद है, और जुडिशरी जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो न्याय करती हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड मैनी टाइम्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, जब पब्लिकली हो गया था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई अमेंडेड यानी कि संशोधन किए गए थे, चेंजेस किए गए थे कई बार। द कोर्ट ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। जो कोर्ट है उसने कई बार स्ट्राइक यानी बनाना, कायम करना चाहा, बैलेंस किसके बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कई बार कोर्ट ने की। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अ लार्जर बेंच हर्ड केशवानंदा भारती केस इन 1973। लार्जर बेंच यानी कि जो जैसे एक जज होता है और कुछ लोग होते हैं जो जज की हेल्प करते हैं फैसला लेने में, उन्हें हम कहते हैं बेंच। और लार्जर बेंच मतलब बहुत सारे लोग थे, अप्रॉक्स उस टाइम पे 13 to 14 लोग थे, ये लार्जर बेंच थी
किसका केस था उस टाइम पे? 1973 में केशवानंद भारती का केस था। इनका केस जो था वो प्रॉपर्टी रिलेटेड था। The court in its majority decision put several restrictions on parliament and pronounced the basic structure. Majority यानी बहुमत थी डिसीजन में कोर्ट के, जब उन्होंने जो बेंच लार्जर जो बेंच थी उनका जो डिसीजन था उसमें बहुमत आई थी, जिसमें कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे पार्लियामेंट पर, और प्रोनाउंस यानी कि बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर कि क्या क्या चीज़ें पार्लियामेंट के अंडर में आती हैं। Even the amending power of parliament is limited under article 368 of the constitution of India. जो अमेंडिंग पावर है, जो पार्लियामेंट के पास में ये पावर है, जो रूल्स को मतलब उनका संशोधन करने की, थोड़ा चेंज वगैरह करने की जो पावर है पार्लियामेंट के पास है, वो भी लिमिटेड ही है, जिसके बारे में हमें आर्टिकल 368 में पता चलता है। नाउ इट इज क्लियर दैट इन इंडिया नाइदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम नॉर द जुडिशरी। इंडिया में अब ये बात क्लियर है कि जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है, और जो जुडिशरी है वो भी सुप्रीम नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा 8th, द फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यूनिटरी यानी कि एकात्मकता, यानी कि जैसे एकता, जो सब एक साथ, यूनिटी, और फेडरल यानी कि संघीय व्यवस्था, जो भी व्यवस्था की गई थी उस टाइम पे। इसमें हमारा है इंडिया हैज़ अ यूनिटरी सिस्टम एज वेल एज अ फेडरल सिस्टम। जो इंडिया है उसमें यूनिटरी सिस्टम भी है और फेडरल सिस्टम भी है, दोनों सिस्टम है। देयर इज अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। 2 टायर यानी कि 2 स्तर की, 2 टाइप्स की, 2 टाइप्स का सिस्टम है इंडिया के गवर्नमेंट में। इन द पावर इज मेंशन इन द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड की गई है। इट इज मेंशन इन शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में ये बात मेंशन की गई है कि जो पावर है वो डिवाइड की गई है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और ये 2 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया द फेडरल सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा व्हाइल द यूनिटरी सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में जो फेडरल सिस्टम आया है वो कनाडा से आया है, और जो यूनिटरी सिस्टम आया है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आया है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम और जो यूनिटरी सिस्टम है वो क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, तो देखते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम में ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो सबसे ऊपर है। सुपरमेसी यानी कि सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ही रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट है, वो कैसे भी फैसले ले सकती है केस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित रूप में है, रिटर्न में है। डिवीजन ऑफ पावर, सत्ता का विभाजन, यानी कि जो पावर है वो डिवाइड की गई है, जैसे कि 2 में डिवाइड की गई है, एक सेंट्रल और एक स्टेट, तो इस टाइप से। ये है हमारे फेडरल सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं हमारे यूनिटरी सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यानी सिटीजनशिप को माना गया है। सिंगल जुडिशरी, एकल न्यायपालिका, जो जुडिशरी है वो सिंगल है, यानी कि जो सिटीजनशिप और जुडिशरी हैं ये दोनों, इनका अपना एक ये करेक्टरिस्टिक है कि इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। उसके बाद है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है, आईएएस की जो बात है, और जो इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस एंड आईपीएस है, ये चीज़ें हमें यूनिटरी सिस्टम से हमें ये चीज़ें मिली हैं। गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश। और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें। एंड